नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं दिनेश शर्मा। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ने इस बार नए पाठ्यक्रम में चौथी कक्षा की अंग्रेजी विषय की किताब से मानगढ़ धाम पाठ को हटा दिया। अब राजस्थान में स्कूलों के बच्चों को मानगढ़ धाम के इतिहास, वहां अंग्रेजों की ओर से किए गए नरसंहार और आदिवासियों के बलिदान को नहीं पढ़ाया जाएगा। हटाए गए पाठ के स्थान पर छोटे सपने देखने वाले संक्षेप नाम का पाठ शामिल किया गया है पाठ्यक्रम में। यह कविता एक बच्चे की कल्पना पर आधारित है। सपनों की दुनिया में नदियां बहती हैं, पहाड़ चमकते हैं, जानवर बातें करते हैं और तारे गीत गाते हैं। बच्चा तितली के पंखों से उड़कर इंद्रधनुष से रंग लेता है और बादलों को रंग देता है। परिषद ने डूंगरपुर की पहली शहीद बालिका कालीबाई का पाठ भी पाठ्यक्रम से हटा दिया था। नई शिक्षा नीति के तहत पहली से 5वीं तक के पाठ्यक्रम में यह बदलाव किया गया। इधर इस मुद्दे पर कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरने का काम किया। इधर कांग्रेस के आरोपों पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि महापुरुषों को लेकर कांग्रेस की ओर से लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। राजस्थान सरकार किसी भी महापुरुष के खिलाफ नहीं है। दिलावर ने कहा कि कांग्रेस आतंकवादियों का सहयोग करती है। इन लोगों ने राम मंदिर का भी विरोध किया। इधर इन सबके बीच बड़े सवाल खड़े होते हैं कि पाठ और पढ़ाई के बीच सियासी लड़ाई कहां से आ गई। इस पूरे मामले में कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है, और जैसा बीजेपी कह रही है कि पाठ हटाने वाली बात सिर्फ गुमराह करने वाली है, यह कहां तक सही है। आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले बयान सुनवाते हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, उनका बयान आपको सुनवाते हैं। तो बड़ा मामला है। पाठ और पढ़ाई के मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस कहती है आदिवासी के इतिहास को मिटाने की साजिश यहां पर की जा रही है। शिक्षा मंत्री दिलावर बोले, कांग्रेस में राष्ट्रीयता नाम की कोई चीज नहीं है। यहां पर शिक्षा, सिलेबस और सियासत, यहां पर मानगढ़ और कालीबाई को सिलेबस से बाय बाय कर दिया गया है। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है और कांग्रेस का कहना है कि आदिवासियों का इतिहास मिटाने की कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी कोशिश यहां पर कर रही है। कालीबाई एक महान विदुषी लड़की थी जो शिक्षा से बहुत प्रेम करती थी और इसके शिक्षा के असीम लगाव था। उन्होंने उनके गुरु जी को छुड़वाया था, लेकिन मिथ्या प्रचार करना चाहते थे, क्योंकि हमने अब की बात पाठ्यक्रम में बदला हुआ था और विशेषज्ञों ने, जो हमारे एक्सपर्ट थे, उन्होंने माना कि पाठ पर्यावरण की पुस्तक में नहीं बल्कि सामाजिक और हिंदी की पुस्तक में पढ़ाया जाना चाहिए। कांग्रेस की मनसा यही है कि महापुरुषों को विस्तृत रूप से नहीं पढ़ाना चाहिए, पूरी जानकारी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे कांग्रेस की जो नीति, उसकी पोल खुलती है। पूरी जानकारी देंगे तो कहेंगे फिर जब इतना महापुरुष है तो कांग्रेस उनके पक्षों पर क्यों नहीं चलती, क्योंकि ये तो राष्ट्रभक्त गुरु मानगढ़ धाम का तो मामला राष्ट्रता से जुड़ा हुआ, और कांग्रेस में राष्ट्रता है कहां, राष्ट्रता बची कहां। वो तो आतंकवादियों का सहयोग भी करती है। हमारे देश में जब राष्ट्रीय आराध्य देव भगवान राम का मंदिर बना तो उसका विरोध भी किया। धारा 370 ने जो एक तरह से अपने शिकंजे में फंसा हुआ था कश्मीर को, उसे मुक्त कराया, और वहां तिरंगा झंडा लगातार जो फहरा रहा है उसे ही पीड़ा है कि अब कश्मीर में तिरंगा झंडा चप्पे चप्पे पे क्यों फहराया जाए। तो तिरंगा झंडा जब स्वतंत्र रूप से फहराता है तो कांग्रेस को पीड़ा होती है और इसलिए भी परेशान है। पहले आतंकवादी हिंदुस्तान में लोगों को मार करके चले जाते थे, लेकिन कांग्रेस कुछ बोलती नहीं थी, जगह बयान देती थी हम देख लेंगे। लेकिन जब मोदी जी आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारने लगे तो इनको परेशानी हो रही है, और इसीलिए इस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। तो वीरबाला कालीबाई की गाथा को भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। आदिवासियों का जो मानगढ़ धाम है उसको भी पाठ्यक्रम से यहां पर हटा दिया गया है। कांग्रेस लगातार इस पूरे मुद्दे पर राजस्थान की सरकार को घेर रही है, लेकिन प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब का कहना है कि कांग्रेस के आरोपों में कोई भी दम नहीं है। कांग्रेस शिक्षा को लेकर कोई सियासत यहां पर नहीं करे, दिलावर साहब ने कहा। दिलावर साहब ने यह भी कहा कि कांग्रेस
आतंकवादियों को पसंद करती है कांग्रेस। कांग्रेस में राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज यहां पर नहीं है। मुद्दा बड़ा है कि पाठ, पढ़ाई, शिक्षा, सिलेबस के बीच में सियासत का क्या काम। आखिर क्यों हटा दिया गया मानगढ़ धाम को यहां पर सिलेबस से? क्यों कालीबाई के पाठ को यहां पर सिलेबस से हटा दिया गया? आखिर किस प्रारूप के तहत स्कूलों में बच्चों को तय किया जाता है कि बच्चे ये पाठ पढ़ेंगे, बच्चे ये पाठ नहीं पढ़ेंगे? कौन तय करता है? और क्या इन सब के बीच में सियासी दबाव कोई आता है? आज प्राइम टाइम डिबेट में इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे। पूरा जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है। आखिर कांग्रेस क्या कुछ इस पूरे मुद्दे पर कहना चाहती है और बचाव पक्ष में एक तरीके से बीजेपी का क्या कुछ कहना है। और एजुकेशन एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रोसेस के तहत यह पाठ्यक्रम यहां पर पूरा तय होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। मनीषा सिंह जी हैं हमारे साथ, नेता बीजेपी हैं। आपका स्वागत है मनीषा जी। गोविंद पटेल साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं। पटेल साहब आपका भी स्वागत करते हैं। और प्रोफेसर सत्यभान यादव साहब हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्र के राजकीय कॉलेज के प्राचार्य भी हैं। बड़े पैनल में आप तीनों का स्वागत है। मनीषा जी आपका स्वागत, सत्यभान साहब आपका भी स्वागत, और पटेल साहब आप तीनों का स्वागत। मनीषा जी, सरकार आपकी है, पाठ्यक्रम की बात करते हैं कि किस तरीके से मानगढ़ धाम जो आदिवासियों का धाम है उसको सिलेबस से हटा दिया गया। कालीबाई को भी यहां पर सिलेबस से आपने हटा दिया। क्या सोच करके यह फैसला यहां पर लिया गया है, उस पर भी आपसे आपके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी आदिवासियों का सम्मान नहीं करती है, बीजेपी आदिवासियों के इतिहास को मिटाने की कोशिश में लगी है। कांग्रेस का यह कहना है। मनीषा जी, क्या किस सोच के तहत यह बदलाव यहां पर किया गया? क्यों यह डिसीजन लिया गया? आदिवासियों पर क्या आपत्ति है? क्यों आदिवासियों से परहेज है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भाजपा को? मनीषा जी। जी जी देखिए, भाजपा सरकार ने हमेशा यह कोशिश की है जी। कि पाठ्यक्रम ऐसा बने जिसमें छात्र राष्ट्र प्रेम, संस्कार और आधुनिक ज्ञान है उसके उस तरह उसका संतुलन के साथ में आए और भविष्य के लिए तैयार हो। और जो ये कांग्रेस कह रही है कि आदिवासी इतिहास को मिटाया जा रहा है, ये पूरी तरह से झूठ और गुमराह करने वाली बात है। देखिए, मेरे सामने आपने जिसका जिक्र किया कि राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान में प्रशिक्षण परिषद जयपुर, ये मेरे पास लेटर है, इसमें बिल्कुल दिखाया गया है कि ऐसा कुछ नहीं किया गया है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने की बात कर रही है, गुमराह करने की बात कर रही है। ये जो मानगढ़ वाला जो चैप्टर है वो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, इस वाली पुस्तिका में, हमारा परिवेश कक्षा 5 की पुस्तिका में है। और इस तरह का ये पाठ है जिसमें पिक्चराइजेशन करके और उन्होंने इस तरह के इस पाठ को दिखाया है, मानगढ़ वाले इसको। और जो कालीबाई वाला जो चैप्टर है वो कक्षा 7 में इंक्लूड किया गया है, उसमें उनको बताया गया है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने वाली राजनीति करती है और वो शिक्षा को भी राजनीति के तौर पे बांटने का काम कर रही है, समाज को बांटने का काम कर रही है, भ्रम फैलाने का काम कर रही है। मैं ये कहती हूँ कि गहलोत जी बौखला गए हैं, किस तरह की बातें वो कर रहे हैं। जो चीज सच है वो सच है। यहाँ पे मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ बैठी हुई हूँ कि ये चैप्टर है। तो ये किस तरह से कह रहे हैं, किस आधार पे कह रहे हैं कि ये चैप्टर हटा दिए गए हैं? डोटासरा साहब साफ कह रहे हैं, कांग्रेस के तमाम नेता साफ कह रहे हैं, टीकाराम जूली जी साफ कह रहे हैं कि बीजेपी को आदिवासियों से आपत्ति है, इसलिए फेरबदल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है। कि आदिवासी, हकीकत तो ये है कि भाजपा ने ही जनजातीय गौरव दिवस मनाने का, आदिवासियों को जो सम्मान है जो उनको मिलना चाहिए था, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उनकी संस्कृति को उन्होंने स्थायी सम्मान दिया। मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने ही दिलवाया है। तो इस तरह के जो काम है, आदिवासी इतिहास को मिटाया नहीं गया, उन्होंने स्थापित किया है, किताबों में बच्चों को पढ़ाया है। इस तरह से कालीबाई स्कूटी योजना आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हर तरह से जो आदिवासी हमारा समाज है उनकी इतिहास को गौरवान्वित करने वाला, गौरव
आने वाला कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जी मनीषा जी, कांग्रेस- पटेल साहब, गोविंद पटेल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं। पटेल साहब, मनीषा जी की बात आपने सुन ली होगी कि जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस के आरोपों में कोई दम नहीं है। हमने तो आदिवासियों का मान बढ़ाया है, हमने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। मनीषा जी का ये कहना, और इस पर पाठ्य पुस्तकों पर, शिक्षा पर, किताबों पर बेवजह की सियासत कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के पास से, कांग्रेस के इन आरोपों में किसी भी प्रकार का कोई दम नहीं है। पटेल साहब क्या कहना चाहेंगे? मनीषा जी ने जो सब कुछ कहा आपने सुना पटेल साहब? देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं सत्ता पक्ष की प्रवक्ता मनीषा जी से कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो अभी एक लेटर दिखाया, आज के जो प्रमुख समाचार पत्र है और जो आपके टीवी चैनल्स है, उन सब में ये चीज आई है कि इस तरह से सरकार ये पाठ्यक्रम हटा रही है। तो प्रदेश की जनता इतना ना समझ नहीं है कि उन्हें पता नहीं चलता है कि कौन जनता को गुमराह कर रहा है और कौन जनता को सच दिखा रहा है। दूसरी बात दिनेश जी, ये कोई नई बात नहीं है। जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से इन्होंने सबसे पहले काली बाई भील को लेकर इन्होंने पाठ्यक्रम में बदलाव किया। फिर अपने महात्मा ज्योतिबा फूले जी है, उनका इतिहास इन्होंने मिटाने की कोशिश की है। और अब जो मानगढ़ धाम का जो ये इन्होंने किया है, ये बेहद शर्मनाक है। और जो अभी आप मंत्री जी का बयान सुना रहे थे, प्रदेश की जनता मंत्री जी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेती है। ये पूरे प्रदेश की जनता लेकिन मंत्री जी तो ये कह रहे हैं, मंत्री जी ने दिन में भी कई बयान दिए, मंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि राजस्थान की जो जनता है वो कांग्रेस को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेती है। मंत्री जी अभी ये कह रहे थे। देखिए दिनेश जी, मंत्री जी ने जिस तरह से मंत्री जी आज दिन में भी कह रहे थे, अगर कांग्रेस को जनता गंभीरता से लेती तो आज कांग्रेस शासन में होती। घर भेज दिया है कांग्रेस को। मैं नहीं कह रहा, दिलावर साहब कह रहे हैं। दिनेश जी, वो जनता जनार्दन का फैसला है, वो सबके लिए सिरोधार्य है और स्वीकार्य है। वो पिछली बार हमारी सरकार थी तो वो तो जनता का फैसला है, जनता का फैसला सिरोधार्य होता है। लेकिन मंत्री जी ने 1.5-2 साल में जिस तरह से बयानबाजी की है और जिस तरह के काम किए हैं, उस हिसाब से प्रदेश की जनता इनको बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेती। ये मुझे बताने की या कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरह से भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। एक तरफ तो आप दिखा रहे हो कि हम हमारे जो जिन्होंने बलिदान दिया है, जो हमारे लिए जो एक पूजनीय है, उन लोगों का हम सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ उन्हीं का इतिहास मिटाने की ये कोशिश की जा रही है। तो फिर किस तरह से आप इस तरह से मतलब एक दिखावा कर रहे हैं? भाई, हम किसी पाठ्यक्रम को शामिल करने का विरोध नहीं कर रहे हैं। किसी की कविता अगर अच्छी कविता है तो शामिल कीजिए, लेकिन हमारे जो पूर्वज है, जिन्होंने हमें आगे की राह सिखाई, जिन्होंने हमें जीना सिखाया, जिन्होंने हमें लड़ना सिखाया, अपने अधिकारों के बारे में बताया, जिन्होंने हमें अंग्रेजों से छुटकारा दिलाया, जिन्होंने हमें सारी चीजें सिखाई, अगर उन्हीं का इतिहास हम मिटाएंगे तो क्या ये सही है? और कांग्रेस चुप बैठेगी? ये भाजपा 1.25-2 साल के समय में सरकार कोई काम कर नहीं रही है राजस्थान में। ये सिर्फ हटाने और नाम बदलने की राजनीति कर रही है, जो प्रदेश की जनता देख रही है। आप बताइए कि 2 साल का समय होने को आया है, युवाओं को रोजगार को लेकर इन्होंने क्या किया? प्रदेश की जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको लेकर इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया। प्रदेश के कानून के हालात बिगड़े हुए हैं, सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई है, और ये सब पाठ्यक्रम बदल रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। आप पढ़ाना क्या चाहते हो बच्चे? ठीक है गोविंद जी। डॉक्टर सत्यभान यादव जी भी हमारे साथ हैं, जाने माने शिक्षाविद हैं, प्राचार्य हैं गवर्नमेंट कॉलेज के। इनका भी रुख करेंगे। लेकिन जिस तरीके से गोविंद पटेल साहब ने ये सारी बातें कही, एक लेटर मनीषा जी आप लेकर के आई हैं, क्या आप इंडिया न्यूज राजस्थान के माध्यम से राजस्थान की तमाम जनता को, तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम शिक्षकों को क्या आश्वस्त करती हैं कि ऐसा कोई फेरबदल यहां पर न तो किया गया है ना किया जाएगा? इस लेटर की डेट क्लियर कर पाएंगे मनीषा जी? कब का ये लेटर है? क्या आज की डेट का कोई लेटर है जो आप? बिल्कुल आज ही की डेट का है, और यहाँ पे लिखा गया है कि समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित। मनीषा जी एक बार दोबारा आपसे जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, ये जो लेटर जो आप बता रही हैं, इस पर डेट एक बार आप डेट का एंडोर्समेंट बता दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल जी।
इसमें डेट नहीं है, लेकिन ये आज ही का पेपर है जिसमें बताया गया साइन है मनीषा जी, साइन है क्या किसी अधिकारी के, क्या किसी कार्यकारी अधिकारी के? हाँ जी, निदेशक राज्य जो गोविंद जी चुटकी ले रहे हैं। गोविंद जी डेट नहीं होने से गोविंद जी बिल्कुल एक सैटायर कस रहे हैं। ये समाचार पत्र की कटिंग है, ये समाचार पत्र की कटिंग है जिसमें बड़े बड़े और आपके टीवी चैनल्स में भी ये खबरें चली है। प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास, समाचार और जनता को प्रयास करने का काम किया जा रहा है, लेकिन एक जनता एक करके गुमराह प्लीज। नहीं। अच्छा चलिए, लेटर की मनीषा जी ने कहा लेटर पर डेट नहीं है, लेकिन मनीषा जी अगर किसी ब्याह पे कह रही हैं गोविंद जी हाथ में लेटर लेके आई हैं तो निश्चित रूप से हो सकता है ये आज की, लेकिन एक कंफ्यूजन है मनीषा जी को, एक कंफ्यूजन है, लेटर पर डेट नहीं है। मनीषा जी लेटर पर डेट एक बार पढ़ लीजिएगा प्लीज। यहाँ पे प्रकाशित समाचार और वास्तविक स्थिति बताई गई है। ओके, उसका खंडन इस लेटर के माध्यम से किया गया है। ठीक है, आप लोगों ने कक्षा 4 की पुस्तक देखी, लेकिन जो पाठ्यक्रम में जो पुस्तक है उसमें कक्षा 5 में ये जो एनईपी है उसके माध्यम से जो नया सिलेबस आया है उसमें कक्षा 5 में ये पुस्तिका, उनको कहिए गहलोत जी को या कांग्रेस जो है उनको कक्षा 5 की भी पुस्तक देखें। मनीषा जी ये लेटर, मनीषा जी कक्षा 7 में जी मनीषा जी एक चीज आपसे जानना चाहेंगे। मनीषा जी सुनिएगा प्लीज। मनीषा जी ये लेटर आपके पास कहां से आया? कहीं किसी मार्फत आया, कहीं व्हाट्सएप के माध्यम से आया? मंत्री जी के पास से ही आया है मेरे पास में लेटर। ठीक है मनीषा जी, लेटर आया, बिल्कुल ऑथराइज है, बिल्कुल उन्होंने भेजा। उन्होंने गोविंद जी मनीषा जी लेटर लेके आई है और मनीषा जी का कहना है कि लेटर मंत्री जी के यहाँ से आया है, डेट नहीं है। हो सकता है डेट किन्हीं कारणों से नहीं है, लेकिन खंडन किया गया है। मनीषा जी का कहना है कि खंडन कर दिया, इट मींस कोई बदलाव नहीं। जी देखिए दिनेश जी, प्रदेश की जनता पूरा विरोध कर रही है, प्रदेश की जनता विरोध कर रही है। पहली बात तो इस तरह का लेटर इन्होंने जारी किया तो दिनांक क्यों नहीं है? क्या मतलब कोई मजाक चल रहा है या कोई तमाशा चल रहा है कि आप कोई लेटर जारी करेंगे और उसमें दिनांक नहीं देंगे कि भाई विवाद बढ़ेगा तो हम डेट लगा के और इसको जारी कर देंगे? क्या ये इंतजार ये सरकार कर रही है? ठीक है पटेल साहब मनीषा जी सत्यभान जी के पास भी चलेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल निकल करके सामने आता है पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके। आप दोनों बैठे हैं, मनीषा जी भी हमारे साथ पैनल में है, गोविंद जी भी पैनल में है। एक सवाल आप दोनों से मैं पूछना चाहता हूं। पटेल साहब जी बोलिए। मनीषा जी भाई कम से कम सियासत में स्कूलों को, शिक्षा को, बच्चों को, इनको तो हम अलग कर देना। जी मैं बिल्कुल यही कहना चाह रही थी। बच्चों पर काहे की सियासत, शिक्षा पर काहे की सियासत? सब पाठ, बहुत मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं, पाठ पढ़ाई और स्कूलों को तो आप देखिए शिक्षा को बिल्कुल राजनीति से परे रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो है वो बच्चों के भविष्य को गढ़ने का माध्यम है। इसमें जो आप कहते हैं कि कांग्रेस हमेशा से राजनीति करती आई है शिक्षा पे, जिस तरह की उन्होंने एक पुस्तक पूरी कांग्रेस की विचारधारा स्थापित करने के लिए बना रखी थी, जिसपे भी ये आया था आगे सवाल कि भाई आपने पूरी तरह से आपने अकबर महान पढ़ाया, आप क्या पढ़ा रहे थे? आपने क्या पढ़ाया? पटेल साहब सवाल तो जो सवाल मैं करना चाहता था, मनीषा जी ने भी वही कहा जब आपकी सरकार थी, आपके शिक्षा मंत्री थे। अच्छा चलिए, कांग्रेस पटेल साहब कांग्रेस लगातार 2 दिन से कह रही है, कांग्रेस लगातार 2 दिन से कह रही है कि बीजेपी को आदिवासियों पर आपत्ति है, आदिवासियों का इतिहास मिटाने की कोशिश की जा रही है। पटेल साहब एक सवाल आपसे बनता है, पटेल साहब एक सवाल आपसे बनता है, वीर सावरकर पर आपको आपत्ति हो जाती है, पंजाब सरकार जब आती है, जब आपको वीर सावरकर पर आपत्ति हो जाती है, आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर आपत्ति हो जाती है, ऐसा क्यों? ये कब तक चलेगा? देखिए सच तो ये है कि जिनके पास, बीजेपी के पास आजादी की लड़ाई का कोई इतिहास नहीं है, इसलिए बीजेपी घबराई हुई है। और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, जो हमारे पूजनीय लोग हैं, उनका इतिहास ये मिटाने की कोशिश कर रही है। आरएसएस और भाजपा की ओछी मानसिकता यहाँ पूरी प्रदेश की जनता के सामने आ रही है और आज ये सफाई दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साहब हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। समाचार पत्र में और मीडिया चैनल्स में जो खबरें चली है, क्या वो झूठ है?
अगर झूठ है तो मनीषा जी ये कह दें कि बिल्कुल समाचार पत्र और जो न्यूज चैनल है वो झूठ दिखा रहे हैं प्रदेश की जनता को, ये बता दें। पटेल साहब लेटर लाके दिखा दिया, लेटर लाके दिखा दिया तो वो कहां आप ये मानोगे कि ये वेरीफाई है, इसमें नहीं है। इनके मंत्री का जो आपने अभी बयान चलाया, उन्होंने लेटर जारी किया है, तो वो इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? बच्चों की भलाई की बात हो, बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात हो, बच्चों की तालीम की बिल्कुल जब बात होती है। मैंने यही कहा दिनेश जी कि हमें कविता शामिल करने से कोई आपत्ति नहीं है। अगर अच्छी कविता है, उससे लगता है कि बच्चों को कुछ सीखने को मिलता है, तो बिल्कुल उसे शामिल करना चाहिए। लेकिन आदिवासियों का इतिहास या हमारे जो महान नायक हैं उनका इतिहास मिटाने की कहां जरूरत है? क्यों भाजपा ऐसी ओछी राजनीति कर रही है? क्या आरएसएस के दबाव में भाजपा ये सब कर रही है? वो तो ये क्लियर करे ना। इस तरह की जो रोज इस तरह की घटनाएं हो रही है, एक बार नहीं हुई, दो बार नहीं हुई, ये तीसरी बार हुई है, तो ये तो आगे अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए सरकार को। पटेल साहब आपके पास आ रहा हूं, मनीषा जी आपके पास भी आ रहा हूं, सत्यभान जी बैठे हैं। सत्यपाल यादव जी, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे। मनीषा जी इस मुद्दे को अपने चश्मे से देखेंगी, पटेल साहब अपने चश्मे से देखेंगे। आप एक शिक्षाविद हैं, रिनाउंड प्रोफेसर हैं, आप इकोनॉमिक्स की फैकल्टी के प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। आपसे एक चीज समझना चाहेंगे सर, जो शैक्षिक परिषद है, किस तरीके से ये पाठ्यक्रम में जो बदलाव होता है, कुछ लेसन हटाए जाते हैं, कुछ लेसन रिप्लेस किए जाते हैं, 2-3 साल कोई लेसन पढ़ा दिया जाता है, फिर बदल करके नया लगाया जाता है। सर आपसे समझना चाहेंगे सत्यभान जी, क्या मानदंड, कोई तो क्राइटेरिया होता होगा सर, क्या कोई गाइडलाइन है, क्या क्राइटेरिया है, क्या असेसमेंट करती है टीचर्स? बड़े रिनाउंड टीचर्स उसमें होते होंगे, बड़ा एक एक्सपीरियंस्ड जो पैनल है वो उसमें होता होगा, तो किस थीम को लेकर के ये सब किया जाता है? सत्यभान जी। हाँ दिनेश जी नमस्कार, और इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार, और इंडिया न्यूज का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं इस विषय को राजनीति के नजरिए से नहीं देखता हूँ। बिल्कुल देखना भी नहीं है सर, हमें देखना भी नहीं है। इस विषय को हमें बच्चों के बौद्धिक ज्ञान के हिसाब से देखा जाना चाहिए जी, क्योंकि सिलेबस की भी कुछ अपनी लिमिटेशंस होती है। सियासत अपनी जगह हो सकती है, लेकिन चूंकि जो SCERT है वो सिलेबस तैयार करती है, उसमें एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप होता है अपने अपने फील्ड का, तो एक्सपर्ट्स को इस बात की ऑटोनॉमी दी जाती है कि वो बच्चों के बौद्धिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए बच्चों को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में, हमारी ऐतिहासिक धरोहर के बारे में बताने के लिए उनका ज्ञानवर्धन कैसे हो और वो भविष्य की दिशा कैसे तय कर सके। तो इसके लिए मैं इसके समर्थन में 2-3 बातें कहूंगा जी, कि एक तो सिलेबस का अद्यतनीकरण जरूरी है, यानी सिलेबस का अपडेशन जरूरी है, क्योंकि हम सिलेबस को लगातार कई सालों तक पढ़ाते हुए रहते हैं और उसमें बदलाव नहीं करने से बच्चों का समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जो ज्ञानवर्धन होना चाहिए, समय की आवश्यकता और संदर्भों के अनुसार, वो नहीं हो पाता है। अब मान लीजिए आपने कहा कि मानगढ़ धाम और कालीबाई को सिलेबस से हटाया गया है, यदि ये कहीं जैसे मनीषा जी भी कह रही हैं कि इसकी चर्चा सिलेबस में किसी और स्तर पे है, तो जरूरी नहीं है कि आप हर जगह उनको पढ़ाएं। वहां हम उनको भी पढ़ा सकते हैं, यहाँ हम उनको नए आवश्यक जो संदर्भ है, बदले हुए समय के अनुसार जो ज्ञान की आवश्यकता है, उसको इसमें शामिल किया जाना चाहिए जी। दूसरा बिंदु ये है कि पाठ्यक्रम की एक लिमिट होती है, एक प्राथमिकता होती है जी। आज ज्ञान का इतना अथाह भंडार उपलब्ध है कि हम बच्चों को क्या पढ़ाएं, क्या नहीं पढ़ाएं, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम पुरानी चीजों को सजोजते हुए, उनको सहेजते हुए, हम नए जो विषय उभर करके आ रहे हैं, नई जो घटनाएं हो रही है, चाहे वो देश के स्तर पे हो, चाहे ऐतिहासिक स्तर पे हो, सांस्कृतिक हो या ऐतिहासिक जैसे भी हो, तो उनको हमें इसमें शामिल किया जाना चाहिए ताकि बच्चों को नवीनतम घटनाओं की, नवीनतम संदर्भों में जानकारी मिल सके जी। और तीसरा बिंदु मेरे दृष्टि से यह है कि सिलेबस में एक डाइवर्सिटी और एक इंक्लूसिवनेस, यानी विविधता और समावेशिता होनी चाहिए जी, ताकि हम अधिक से अधिक जो जरूरी
चीजें हैं वो पाठ्यक्रम में रखें, ताकि हमारे बच्चों का ज्ञानवर्धन हो सके और वो भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर सके। जी। तो ये सियासत से मैं समझता हूँ इसको दूर रख करके इस पे बात होनी चाहिए, और सरकार ने ये किया है तो सरकार के निर्देश पर नहीं हुआ है, ये एक शिक्षाविदों का ग्रुप है, उस शिक्षाविदों का ग्रुप तय करता है कि हमारे बच्चों को बदलती हुई समय की आवश्यकता के अनुसार क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या हम पढ़ा चुके हैं, क्या नए नए डेवलपमेंट जो हुए हैं उनको इसमें शामिल करें। तो ये शिक्षाविदों का काम है, ना कि ये किसी राजनीति के दायरे में इसको बांधा जाना चाहिए। मैं समझता हूं ये मेरा अपना एक इस बारे में ओपिनियन है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने बड़े विस्तार से डॉक्टर सत्यभान यादव जी आपने बताया। पटेल साहब, गोविंद पटेल जी, पटेल साहब सुन पा रहे हैं? सत्यभान जी को आपने सुना होगा, 3 बिंदुओं को विस्तार से समझाते हुए सत्यभान जी ने बताया कि किन मानदंडों के आधार पर, किन बिंदुओं के आधार पर, किस थीम पर पाठ्यक्रम में ये रिप्लेसमेंट होता है, लेसन हटाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। और उन्होंने ये भी बताया जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद और जो दूसरी इस तरह की संस्थाएं होती है उनके लिए बच्चों का हित सबसे पहले होता है। पटेल साहब, आपने एक लास्ट का जवाब सत्यभान जी का जरूर सुना होगा। मैं समझता हूं बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, बिल्कुल मूल्यांकन असेसमेंट की दृष्टि से जिस तरीके से सत्यभान जी ने बताया कि इसमें पार्टी पॉलिटिक्स, सरकार, कोई प्रेशर नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बच्चों के हित में क्या होना चाहिए वो पढ़ाया जाता है। समय समय पर, जैसे मैं शुद्ध हिंदी में कहूं, उन्मोचित कर दिए जाते हैं, कुछ लेसन्स को रिमूव कर दिया जाता है, कुछ लेसन ऐड कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। तो इसमें पार्टी पॉलिटिक्स, किसी विचारधारा विशेष का ऐसा कुछ नहीं होता। जो कुछ डिसीजन लिया जाता है इस तरह की परिषद की ओर से, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के विकास को लेकर के लिया जाता है, बच्चों के विकास को लेकर के लिया जाता है, बच्चे के सर्वांगीण विकास को लिए लेकर के जाता है। और ज्ञान, कहते हैं ना कि ज्ञान का अथाह भंडार है शिक्षा, पाठ्य पुस्तकें, तो इसमें पार्टी पॉलिटिक्स जैसी चीजें नहीं है। प्रोफेसर साहब ने ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी। तो ये बात तो क्लियर की डॉक्टर साहब ने, कोई प्रेशर नहीं, राज्य सरकार का कोई प्रेशर नहीं, बीजेपी का कोई प्रेशर नहीं, कांग्रेस का कोई प्रेशर नहीं। मैं एक लास्ट चीज, कोई प्रेशर नहीं, ये चीज तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इन्होंने कर दी कि इस तरह की शैक्षिक अनुसंधान परिषद में बड़े रिनाउंड फैकल्टी, जिन्होंने पूरा जीवन जो लोग खपा देते हैं, क्रीम, एजुकेशन की जो क्रीम होती है, डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं सत्यभान जी? मैं सुन रहा हूं। एजुकेशन की जो हर विभाग की क्रीम होती है, आईएएस आईएएस अफसरों में विद्वान होते हैं बड़ा, जिनका हार्ड वर्क का एक स्टाइल होता है। तो शिक्षा विभाग में हायर एजुकेशन हो, स्कूल एजुकेशन हो, मिडिल स्कूल एजुकेशन हो, तो एजुकेशन का जो क्रीम पार्ट्स होता है वो इस तरह की समितियों में शामिल होता है, बड़ा स्टडी करता है, बड़ा रिसर्च करता है, और उसके बाद इस तरीके का ये घटाव और जोड़ बच्चों के सर्वांगीण विकास को, बच्चों की एजुकेशन के उसको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो पटेल साहब, एक आपके सवाल को तो जवाब मिल गया होगा, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि दबाव में आदिवासियों का इतिहास मिटाने की कोशिश कर दी गई, दबाव में काली भाई भील का। जी देखिए दिनेश, मनीषा जी आपके पास आ रहे हैं, प्लीज मनीषा जी आ रहे हैं विस्तार से। जी प्रोफेसर साहब हमारे लिए सम्माननीय है, हम ये नहीं कह रहे, और जो भी शिक्षक है वो समाज के लिए सम्माननीय है, क्योंकि वो हमें नई दिशा दिखाते हैं जी। लेकिन कोई भी फाइल या कोई भी प्रोजेक्ट तैयार होता है तो वो संबंधित मंत्री के पास जाता है, उसके बाद मुख्यमंत्री के पास जाता है, और वो अपनी मर्जी से बदलाव करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये परिपाटी चलती आई है। तो इसमें जैसे अभी सत्यभान जी ने कहा, उन्होंने अपने स्तर पे कहा, वो अच्छी बात है, उनकी सोच अच्छी है, लेकिन यहाँ बीजेपी की सोच अच्छी नहीं है दिनेश जी। बीजेपी हमारे जो मैं कह रहा हूं जो हमारे महानायक हैं उनका ही इतिहास वो क्यों हटा रही है। चलिए एक सवाल आपसे पटेल साहब, एक सवाल में बीच में आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस जब आती है, कांग्रेस जब सत्ता में आती है, एक सवाल ईमानदारी से जवाब देना, वीर सावरकर के नाम पर कांग्रेस को आपत्ति क्यों हो जाती है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कांग्रेस को आपत्ति क्यों हो जाती है? उनका क्या देश की आजादी में कोई योगदान था, या उनका कोई इतिहास ऐसा था? इतिहास तो भाजपा बना रही है। अगर इन्हीं के पास इतिहास होता तो आज ऐसी स्थिति थोड़ी होती। तो बाबर का क्या योगदान था? नहीं, दूसरे जो मुस्लिम आक्रांता है उनका क्या योगदान था? सत्यभान जी बैठे हैं, रिनाउंड फैकल्टी है, क्रीम है एजुकेशन, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की। सत्यभान जी वो चीज तो सारी लिखी। सत्यभान जी, मनीषा जी,
मुस्लिम आक्रांताओं का कोई योगदान था देश के विकास में? बिल्कुल यही पढ़ा है आज सत्यभान जी, आप। सत्यभान जी, मुस्लिम आक्रांता थे, उनका कोई इतिहास है? एक्चुअली दिनेश जी बात ये पटेल है साहब, कि एक आज पटेल साहब, शिक्षा में उदयपुर, जो अच्छे पटेल साहब, बदलाव उदयपुर की हो रहे सुखाड़िया हैं, यूनिवर्सिटी का उनको बवाल ये आपने कांग्रेस सुना होगा पार्टी के नेता समाचार पत्रों के अचानक माध्यम से। दिखाते हैं। वहां जो प्रोफेसर हैं, सत्यभान जी को अच्छे से पता होगा, उन्होंने तारीफ भी की थी, बैक फुट पे आई हैं, दोनों हाथ यूं जोड़े हैं, स्टूडेंट्स के सामने जोड़े हैं, सबके सामने जोड़े हैं और माफी मांगी है कि मुझसे गलती हो गई। तो आप बताइए पटेल साहब, किनका योगदान था जी। उन आक्रांताओं का देश की आजादी में, देश को विकास के पहिए पर ले जाने का कोई योगदान था क्या सर? देखिए, जिनका क्यों होता है योगदान ऐसा नहीं सर? क्यों था होता है ऐसा, उनकी बताइए हम बात नहीं कर रहे हैं जी। हम उनकी कोई बात नहीं कर रहे। जी। मस्जिद, बाबर, ये सब भाजपा करती है, कांग्रेस नहीं करती है जी। ये चीज तो आप समझिए मनीषा जी से इसका भी जवाब ले लेंगे। मनीषा जी, सुना आपने, पटेल साहब कह रहे हैं कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं करती, हम उनकी बात ही नहीं करेंगे, ये सब तो बीजेपी करती है, बीजेपी का काम है ये सब करना। देखिए साफ है जी। ये जो कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं, सेम गोविंद जी भी वही कर रहे हैं। जी। इनकी बात हमें करनी चाहिए, जो इन्होंने अकबर, बाबर और जो आक्रांताओं को बारे में हमें पढ़ाया, हमने जी। किसने पढ़ा है? आपने भी पढ़ा होगा। जी। तो उनकी बात नहीं करना चाह रहे हैं ये। यहाँ देखिए, सावरकर जी की बात आती है, दीनदयाल जी की बात आती है, उनके लिए अभी पूछा ना उन्होंने, अभी पूछा उन्होंने, पटेल साहब कह रहे थे वीर सावरकर का देश की आजादी में क्या योगदान था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का देश के विकास में क्या योगदान था? जो इतने अच्छे बदलाव किए गए जी। हैं, बच्चों को आगे देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए जो बदलाव हुए हैं, राष्ट्र प्रेम उनको जी। जिस तरह से किताबों में पढ़ाया जा रहा है, इनकी जो सरकार के समय कब हुआ था, इनको पता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बाहरी आक्रांताओं का इतिहास में योगदान मान रहे हैं। आप ये बता दीजिए पटेल साहब, आपकी सरकार थी, गहलोत साहब की सरकार थी, पिछली बार कांग्रेस की सरकार कोई थी, योगदान नहीं था हमारे समाज को सुधारने शिक्षा में, नीति हमारे को समाज में शिक्षा नीति को बदलाव लेकर करने के का। शिक्षा नीति को मुझे ये लेकर के बताइए, तत्कालीन आप गहलोत सरकार ने क्या बांध किया? करके दांत कुछ किया क्या? 26 से ज्यादा पटेल सही हुए। साहब, आप चाहते क्या? आप प्रदेश की जनता के साथ, आप प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप प्रदेश की जनता को और जो अभिभावक हैं उनको आप गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता आपकी राजनीति की जो ये झूठी मनगढ़ंत कहानियां हैं उनमें प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। 2 साल का समय हो गया है, प्रदेश की जनता के लिए काम कीजिए, प्रदेश की जनता के हित के काम कीजिए। तो आपकी सरकार आते ही आपने क्या किया? योजनाओं को कमजोर कर दिया, योजनाओं के नाम बदल दिए। गोविंद जी, मनीषा जी, एक मेरा सवाल है। गोविंद जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री 4 दिन पहले दिल्ली जाते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी 4 दिन पहले दिल्ली जाते हैं, प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात होती है, तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होती है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात होती है। राजस्थान के लिए समग्र शिक्षा अभियान के लिए शिक्षा का ही एक बड़ा अभियान है। आप भी दोनों हमारे सम्मानित गेस्ट हैं, दोनों बेहतर समझते होंगे समग्र शिक्षा अभियान को, और हम सबसे ज्यादा सत्यभान जी समझते होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होती है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात होती है। सुबह जाते हैं, शाम को 540 करोड़ रुपए समग्र शिक्षा अभियान के लिए, राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री लेकर के आ जाते हैं। पटेल साहब, वही बात हजम नहीं पटेल साहब, देखिए दिनेश जी, तो राजस्थान की शिक्षा में, राजस्थान की शिक्षा में उस 540 करोड़ रुपए से कितना विकास होगा? आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, सत्यभान जी के रिश्तेदार भी पढ़ेंगे, सत्यभान जी के बच्चे भी पढ़ेंगे, पूरे राजस्थान का बच्चे को फायदा मिलेगा ना सर उसको। दिनेश जी, मैं कह रहा हूं केंद्र में भाजपा सरकार है, शिक्षा के मुद्दे पर हम राजनीतिक चश्मा नहीं हटा सकते क्या सर? सुनिए, हम राजनीति नहीं हम चश्मा हटा दें, हम राजनीति का चश्मा हटा दें, शिक्षा के मुद्दे पर एक साइड रख दें। देखिए, हम राजनीति नहीं कर रहे, हम सिर्फ भाजपा से सवाल कर रहे हैं कि 2 साल का समय इनको हुआ नहीं, और आते ही जो हमारे महानायक हैं जिनका योगदान है, उनके पाठ्यक्रम से ही छेड़छाड़ या उनके इतिहास को मिटाने की कोशिश क्यों की जा रही है? हम ये कह रहे हैं, इनसे यही हमारा सवाल है कि ऐसी क्या मजबूरी है? ठीक है, सरकार की मनीषा जी से भी जवाब ले लेंगे, मनीषा जी से भी जवाब ले लेंगे, लेकिन सर ये तो वो हो जाएगा ना, ये सत्ता में आए, ये अपनी मर्जी से पाठ्यक्रम थोपेंगे, आप सत्ता में आए
आप अपनी मर्जी से पाठ्यक्रम थोपेंगे, 5 साल ये बदलेंगे, 5 साल आप बदलेंगे, बंटाधार हो जाएगा शिक्षा का बंटाधार हो जाएगा पटेल साहब। तो फिर ऐसे जो ये शिक्षा का मुद्दा इस तरीके का मुद्दा है राजनीतिक, उनसे दूर हट करके बच्चों की तरक्की के लिए काम होना चाहिए। और एक बात आपसे पूछना चाहूंगा पटेल साहब, हम विरोध करें, दूसरे काफी मुद्दे हैं विरोध करने के लिए, लेकिन जब बच्चों का सवाल हो, स्कूलों का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, हम हाथ नहीं मिला सकते क्या? अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसका हम वेलकम नहीं कर सकते क्या सर? जी, आप खूब बुराई करिए, आप खूब बुराई कीजिए, खूब सवाल उठाइए। देखिए दिनेश जी, हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की सोच थी कि गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े। हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बंद किया। हमने नामांकन कितने बंद कर दिए? आप बताइए, कितने स्कूल पटेल साहब आपने कितने स्कूल खोले और कितने इन्होंने बंद कर दिए? देखिए, काफी अच्छा हमारा नामांकन था, सुनिए, काफी अच्छा नामांकन था। इनकी सरकार आते ही इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। इन्होंने कहा साहब ये कांग्रेस ने थोप दिया जबरदस्ती, कांग्रेस ने जबरदस्ती इन्होंने थोप दिया। उसके बाद ऐसी स्थितियां क्यों बनी? क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती कि गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, ये नहीं चाहती, इसलिए अगर ये सरकार नहीं चाहती, अगर गोविंद जी ये सरकार नहीं चाहती तो क्यों तो मुख्यमंत्री 4 दिन पहले दिल्ली जाते, क्यों मुख्यमंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात करते, और क्यों मुख्यमंत्री 540 करोड़ रुपए लेकर आते? क्या अपने लिए लेकर आए हैं क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री? सर गोविंद जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री 540 करोड़ रुपए किसके लिए लाए? अपने बच्चों के लिए लेकर आए सर? अपने बच्चों के लिए लेके आए क्या? रूटीन देखिए दिनेश जी, ये तो सब रूटीन की चीजें हैं जो हमेशा चलती रहती है। नहीं तो हम इसको ये कहकर स्वागत नहीं कर सकते क्या? हम इसको गोविंद जी हम ये कहकर के वेलकम तो कर सकते हैं क्या कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक अच्छा प्रयास किया है शिक्षा के लिए? हमारी भी सरकार थी राजस्थान में, लेकिन केंद्र की सरकार ने हमें कभी साथ नहीं दिया, केंद्र की सरकार ने, क्योंकि हमारी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भाजपा की सरकार थी। बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री चाहते थे, लेकिन केंद्र ने हमें साथ नहीं दिया। जी चलिए, मनीषा जी से आपके इन सभी आरोपों का जवाब ले लेते हैं। मनीषा जी, पटेल साहब मनीषा जी से जवाब ले लेते हैं। मनीषा जी प्लीज। देना चाहूंगी जी दिनेश जी, एक लाइन में देना चाहूंगी जवाब कि कांग्रेस काल में शिक्षा का जो स्तर था वो 11वें स्थान पे था, और आज राष्ट्रीय सर्वेक्षण का जो सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा पटेल साहब, 11वें नंबर पर आपने राजस्थान में शिक्षा को पहुंचा दिया था। पटेल साहब बड़ा अटैक है आपके ऊपर। जब आप सत्ता में थे, गहलोत साहब की सरकार थी, आप सत्ता में थे, गहलोत साहब की सरकार थी, आप सत्ता में थे, गहलोत साहब की सरकार थी, आपने 11वें नंबर पर राजस्थान को शिक्षा में पहुंचा दिया। मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं, मैंने तो कहीं पढ़ा। पटेल साहब मैंने पढ़ा है, पटेल साहब मैंने पढ़ा है, आज ही पढ़ा है, अभी पढ़ा है। जिस तरह से जिस तरह से अभी लेटर दिखा रहे थे, उसी तरह कोई और झूठ प्रोपेगेंडा ये लेके आए। नहीं, ये तो मैंने भी पढ़ा है, ये पटेल साहब ये मैंने भी पढ़ा है। देखिए जी, रैंकिंग के हिसाब से वास्तव में राजस्थान 11वें नंबर पर पहुंच रहा था। किसने पहुंचाया? आपकी सरकार थी ना सर, कांग्रेस की सरकार थी ना, कांग्रेस की सरकार थी सर। कुल मिला के बात यही है, कुल मिला के बात यही है, इसीलिए सरकार जी भाजपा का कोई इतिहास नहीं है, इसलिए भाजपा के मंत्री और भाजपा के नेता बौखलाए हुए हैं और ये और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ जो हमारे महानायक हैं उनका इतिहास बदलने का काम कर रहे हैं। ना तो किसी बच्चों की सबसे मतलब आएंगे पटेल साहब आपके पास भी आएंगे। मनीषा जी, सत्यभान जी यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, सत्यभान जी को सुनेंगे। जी सत्यभान जी। दिनेश जी, मेरा ये कहना है कि बताएं सर। सियासतदानों का काम तो सियासत करना है जी, लेकिन उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अपने बच्चों का बौद्धिक ज्ञान कैसे बढ़ाएं, हमें उनकी ऐतिहासिक संदर्भों में, आध्यात्मिक संदर्भों में और सांस्कृतिक संदर्भों में उनका ज्ञान अद्यतन कैसे करें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। यही तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर। और मैं एक चीज और जोड़ दूं यहाँ पे कि जो ये आक्रांताओं की जहां तक बात आती है तो ठीक है, आक्रांताओं ने कुछ काम अच्छे किए, लेकिन सियासतदानों ने वोटों की राजनीति करने के लिए उनको इतना महिमा मंडित कर दिया जी, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं थी जी। तो सरकार ने जो ये निर्णय लिया है कालनी भाई, और ये जो धाम वाला है, ये निर्णय उचित है और ये शिक्षाविदों पर छोड़ देना चाहिए, राजनीतिज्ञों पर नहीं छोड़ना चाहिए।
शिक्षाविदों को तय करना चाहिए कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, कब पढ़ाया जाना चाहिए और कितना पढ़ाया जाना चाहिए। राजनीति अपनी जगह हो सकती है, लेकिन हाँ, इसमें राजनीति ये बिल्कुल नहीं। कांग्रेस और बीजेपी का सरकार काम ये नहीं है। निर्णय सत्यभान जी सटीक ने है। बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस और कहीं बीजेपी का काम नहीं है। परिषद पर छोड़िए ना, शैक्षिक अनुसंधान परिषद पर छोड़िए, एनसीईआरटी पर छोड़िए, दूसरे जो पाठ्य पुस्तक मंडल हैं, बड़े बड़े अनुभवी सलाहकार उसमें होते हैं, बड़ी एक टीम होती है, बड़ी एक विद्वान फैकल्टी होती है, बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हैं उसमें। उस पैनल ऐसे ही पैनल नहीं बनते हैं, उनमें वर्षों तक उन्होंने शिक्षा में साधना की हुई होती है, वर्षों तक रिसर्च किया हुआ होता है, ऐसे लोग तय करते हैं। तो सरकार का ये निर्णय बिल्कुल उचित है। और सिलेबस की एक लिमिटेशन है कि भाई कितना अब बच्चों पे आप कितना बोझ डाले जाएंगे, क्योंकि ज्ञान का तो अथाह भंडार है। बिल्कुल, तो आप उसमें सेलेक्टिव अप्रोच करके ही बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये निर्णय बहुत सही है। जब हम कालीबाई और धाम को लेकर के हम जब बात करते हैं, तो वो हम ऑलरेडी किसी दूसरी जगह पढ़ा चुके हैं, तो जरूर नहीं कि हर जगह उनको रखा जाए, किसी और जगह रख करके हम पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, दूसरी जगह रखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए बच्चों के बौद्धिक ज्ञान को कैसे बढ़ाया जाए, भविष्य की चुनौतियों से उनको लड़ने के लिए अपने ऐतिहासिक और इतिहास से जुड़े रहे, अपनी जड़ों से जुड़े रह करके हम आगे 21वीं सदी में कैसे स्विच ओवर करें, इस पे फोकस होना चाहिए। बिल्कुल, बड़ा विस्तार से, बड़ा क्रिस्टल, बड़ा क्लियर और एक सारगर्भित जानकारी मैं कहूंगा सत्यभान जी ने दी कि किस तरीके से ये पैनल होता है, डिस्कशन होता है, उस पर डिसीजन लिया जाता है। मनीषा जी कुछ कहना चाह रही हैं? मनीषा जी, सत्यभान जी की बात आपने पूरे विस्तार से सुनी जिस तरीके से। जी मनीषा जी बताएं। मैं गोविंद जी की बात का यहीं पे खंडन करना चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास नहीं है। यहाँ पे बात हम पार्टियों के इतिहास की नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये होता है कि हमारे राष्ट्र का, हमारे जो गौरवशाली इतिहास है उसको पढ़ाना होता है बच्चों को। यहाँ पे जो भारत का इतिहास है उसके बारे में तो आप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो आप बात कर रहे हो, आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास नहीं, आप अपनी सोच आप तो मिटाने की कोशिश कर रहे हो ना। जो इतिहास है उसको आप तो मिटाने की कोशिश कर रहे हो ना। बता देते, कहते हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। आप अपनी कांग्रेस की विचारधारा थोपने का काम कर रहे हैं, उसका मतलब तो ये हुआ। आप इस तरह की बात करने का आपका औचित्य क्या है, आप बताइए। चलिए फाइनल कमेंट्स लेंगे हमारे तीनों मेहमानों से फाइनल कमेंट्स का रुख करेंगे। सबसे पहले पटेल साहब का फाइनल कमेंट्स के लिए रुख करते हैं। गोविंद पटेल जी, इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे बदलाव पर, इस पूरे लेसन को हटाने जोड़ने के मुद्दे पर फाइनल कमेंट, 1 मिनट का समय है सर आपके पास, क्या कुछ कहना चाहेंगे गोविंद पटेल साहब? देखिए दिनेश जी, सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो हमारे महानायकों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये गलत है। और ये आरएसएस और भाजपा की ओछी मानसिकता पूरे प्रदेश की, देश की जनता को दिख रही है और हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और ये हम कतई नहीं होने देंगे इस तरह की बदलाव। जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करेगा उसे ना हम माफ करेंगे, ना प्रदेश की जनता माफ करेगी। ठीक है मनीषा जी, फाइनल कमेंट मैम, 1 मिनट का समय आपके पास। जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, जो डिसीजन आपने लिया, उस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पटेल साहब के सारे आरोप आपने सुने, कांग्रेस के तमाम नेताओं के सारे आरोप आपने सुने, अब आपका फाइनल कमेंट मैम। मनीषा जी। देखिए, ये अफवाहें फैलाई जा रही है, ये सरासर गलत है। और जो मैंने बताया कि जो मानगढ़ वाला जो चैप्टर है वो कक्षा 4 से कक्षा 5 में किया गया है और हमारे प्रेरक के रूप में कालीबाई के इतिहास को बिल्कुल पढ़ाया जाएगा कक्षा 7 में। तो इस तरह के जो बेबुनियाद बयान है वो सरासर गलत है। और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने हमेशा से आदिवासी का सम्मान किया है, उनके मान को, उनके गौरवशाली इतिहास का महिमा मंडन किया है, उनको आगे बढ़ाया है पेंशन या कई तरह की योजनाओं के माध्यम से भी। तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है और इस तरह की वोटों की राजनीति जो कांग्रेस सरकार कर रही है वो सरासर गलत है। जी मनीषा जी, फाइनल कमेंट के बाद सत्यभान जी पूरे मुद्दे पर एज ए शिक्षाविद, एज एक रिनाउंड फैकल्टी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? सत्यभान जी यादव साहब। दिनेश जी, ऐसा है, मैं तो ये कहूंगा जी कि राजनीति को एक तरफ रखते हुए हमें समय की बदलती हुई आवश्यकताओं को मद्देनजर जी बच्चों का बौद्धिक विकास कैसे हो और 21वीं सदी के लिए हम उनको कैसे तैयार करें, इसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए। और ये शिक्षाविदों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए और क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। क्योंकि मैंने बार बार कहा कि एक सीमा है बच्चों की भी पढ़ने की। तो हमें यदि कालीबाई और
मानगढ़ धाम की और कहीं हम उनको पढ़ा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनको जगह जगह उनको हम पढ़ा करके, इसकी बजाय दूसरे ऐसे टॉपिक रख करके हम बच्चों का और ज्ञानवर्धन करें। इसलिए निष्पक्ष रूप से हमें बच्चों के बौद्धिक विकास को ध्यान में रखना चाहिए, बजाय किसी तरह की राजनीति में पढ़ने के। और सरकार का ये बिल्कुल अच्छा सही डिसीजन है। चलिए, शुक्रिया सत्यभान जी, सत्यभान यादव साहब, शुक्रिया। हमारे तीनों मेहमानों का शुक्रिया। मनीषा जी आपका शुक्रिया, गोविंद पटेल साहब आपका शुक्रिया, और यादव साहब आपका भी शुक्रिया। पाठ्यक्रमों पर, शिक्षा पर, स्कूल पर कैसी सियासत, बल्कि जिस तरीके से यहां पर आज इस प्राइम टाइम डिबेट में बड़ी बात निकल करके सामने आई, बच्चों के बौद्धिक विकास के हित में जो हो, बच्चों के सर्वांगीण विकास के हित में जो हो वो होना चाहिए, बल्कि इसकी जगह हो क्या रहा है, सियासत हो रही है। जबकि होना यह चाहिए कि बच्चों के हित में जो भी फैसला यहां पर उचित हो वो लिया जाना चाहिए, और ऐसे फैसलों का स्वागत भी किया जाना चाहिए। आज की प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही। कल किसी बड़े मुद्दे के साथ फिर आपके साथ हाजिर होगा।